नर्मदे हर। आइए आज आपको हम ले चलते हैं अमरकंटक, और अमरकंटक से माँ नर्मदा की आध्यात्मिक पैदल परिक्रमा हम आपको कराने जा रहे हैं। यूँ तो नर्मदा परिक्रमावासी ज़्यादा से ज़्यादा ओमकारेश्वर से अपनी परिक्रमा उठाते हैं, क्योंकि परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ओमकारेश्वर आकर उन्हें जल चढ़ाना रहता है। भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर पर जल चढ़ता है। मानदाता पर्वत की परिक्रमा होती है। पर हम एक बार ओंकारेश्वर से परिक्रमा कर चुके हैं, उसका विवरण हमने दिया है नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल पर। अब हम आपको परिक्रमा करा रहे हैं अमरकंटक से। तो जानते हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा में कितने दिन लगते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नर्मदा मैया जी की प्रवाह की दूरी 1700 से 18 किलोमीटर है। इस प्रकार परिक्रमावासी को दोनों तट को मिलाकर 3500 से 3600 किलोमीटर चलना होगा। आप अगर दिन में 15 किलोमीटर चल सकते हैं तो कुल 240 दिन में आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। अगर आप दिन में 20 किलोमीटर चल सकते हैं तो 180 दिनों के अंदर आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी। अगर आप दिन में 30 किलोमीटर चल सकते हैं तो 120 दिन 125 दिन में आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और जिस तरह मेरा अनुभव है उस प्रकार 40 किलोमीटर प्रतिदिन हम चल सकते हैं तो परिक्रमा 85 से 90 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगी। मेरी पहले की यात्रा 82 दिन की थी, जो मैंने ओमकारेश्वर से प्रारंभ की थी। तो माँ नर्मदा की यह परिक्रमा हम अमरकंटक में आकर माँ नर्मदा के तट पर पंडित द्वारा संकल्प पूजन करते हैं। संकल्प पूजन में हमें बताया जाता है कि हमें परिक्रमा के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। परिक्रमा के दौरान हमें किसी मंदिर की परिक्रमा नहीं करनी है। रास्ते में नारियल फोड़कर नहीं खाना है। ऐसे सुपारी को सेवन नहीं करना है। यदि आप किसी नशे को करते हो, तंबाकू खाते हो या और कोई अन्य नशा, तो उसको परिक्रमा में उसको हमें त्यागना होता है। इस प्रकार संकल्प में खाने पीने में आपको प्याज लहसुन का सेवन ना करना है। अगर कोई अनजाने में व्यक्ति या कोई गरीब श्रद्धालु आपको भोजन प्रसादी कराता है और उसमें सामग्री पहले से डली हुई है, तो आप उसको माँ नर्मदा जी को समर्पित करके उसको सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको भोजन करा रहा है। जैसा मैंने बताया, माँ नर्मदा जी को हम नारियल अर्पित करते हैं तो नारियल फोड़कर हमें नहीं खाना है। और यदि कोई हमें प्रसाद भी देता है तो आप उसे रख लें, बाद में किसी बच्चे को आप उसको दे सकते हैं। सर पर हमें तेल नहीं लगाना है, नाखून नहीं काटना है। सुविधा अनुसार आप नाखून पत्थर पर घिसकर उसे समतल कर सकते हैं। भोजन करते समय हाथ में नाखून से मेल दिखाई देता है, उसे पत्थर पर हम स्नान करते समय घिस सकते हैं। हमें पूरे परिक्रमा में शेविंग नहीं करना है। साबुन शैम्पू का इस्तेमाल हमें माँ नर्मदा जी में नहीं करना है। और हाँ, एक विशेष बात, हम माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए परिक्रमा के दौरान कभी भी माँ नर्मदा जी में अपने वस्त्र, अपने कपड़ों को हमें नहीं धोना चाहिए। आईने में भी हमें चेहरा नहीं देखना है। बालों की कंघी तो होगी नहीं जब हमारा मुंडन हो गया है। और सबसे मुख्य बात, नर्मदा जी में स्नान करते समय घुटने तक पानी से ज़्यादा नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। रास्ते में अगर कोई चाय, नाश्ता, भोजन का प्रस्ताव करता है तो उसे प्रसाद समझकर हमें ग्रहण करना चाहिए। यदि आपका पेट भरा है तो कुछ लेने का मन नहीं है तो आप उस व्यक्ति से विनम्र रूप से बोल सकते हैं, अभी प्रसाद पाया है। हम स्वयं आज उसके पास जाकर एक गिलास पानी पीकर उससे विदा ले लें। इस तरह ये माँ नर्मदा परिक्रमा के छोटे से नियम हमने आपको बताए हैं। और अब हमारी परिक्रमा
अमरकंटक से प्रारंभ हो रही है। अमरकंटक से धीरे धीरे चलकर हम बाहर निकल कर आ रहे हैं। बड़ा आनंद ये माई के उद्गम स्थल अमरकंटक में हमें आ रहा है। ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है जो हम माँ नर्मदा के इस पथ पर, इस परिक्रमा पथ पर आ पहुँचे हैं। क्योंकि कहते हैं जब तक हमें माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक यह कार्य संभव नहीं हो पाता है। हम भले ही बहुत सोचे कि हमें परिक्रमा करनी है, हमें परिक्रमा जाना है, पर परिक्रमा तभी हो पाती है जब माँ नर्मदा हमें बुलाती है, तभी हमारी यह परिक्रमा संभव है। और आज हमारे लिए भी वह दिन है जो हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। रेवा कुंड अमरकंटक से हमारी यह परिक्रमा प्रारंभ हुई और हम कुंड के निकट से ही चलना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर तो हम अमरकंटक में ही चल रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े नगर के बाहर होते जा रहे हैं। मेकल पर्वत का जंगल बड़ा सुंदर लग रहा है। इसमें हमारा प्रवेश हुआ। जंगल में जाते ही हमें सागौन के विशाल पेड़ और नीलगिरी के पेड़ दिखते हैं, जो पूरा क्षेत्र हमें हरा भरा दिखाई दे रहा है। साथ में जंगली जानवर का भी निवास इस जंगलों में रहता है। लेकिन हम निश्चित थे क्योंकि पंडित जी ने हमारा पहले ही मार्गदर्शन कर दिया था। माँ रेवा तो साथ चल ही रही थी, एक वानर की टोली भी हमारे साथ में है। पूरे मार्ग में यह वानर हमें यहाँ दिखते हैं। हम आगे के रात्रि विश्राम की जानकारी भी पंडित जी से लेकर निकले थे और आगे भी रास्ते में हमने एक दो लोगों से रात्रि विश्राम के बारे में पूछा। आगे कबीर चबूतरा है, वहाँ पहली रात्रि का विश्राम हुआ। अमरकंटक से कपिलधारा की दूरी 4 किलोमीटर है और यह माँ नर्मदा के झरने के रूप में गिरती है। इस धार को दर्शनीय स्थान भी माना गया है, लेकिन जंगल अधिक होने के कारण सड़क मार्ग का हमने चयन किया और कबीर चबूतरे पर हम आ पहुँचे। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इन तमाम दोहों में मानवता की अलग जगाने वाले संत कबीरदास जी का यह चबूतरा आज भी सीमाओं के विवाद में पिसकर रह गया है। 2 राज्य और 4 जिलों की सीमाओं के बीच में यह स्थित है। विकास और स्थगन के बीच कबीर चबूतरा परिसर अपने आप में कौतूहल भरी भौगोलिक बसावट लिए हुए है, जहां 2 राज्य और 4 जिलों का प्रशासन की दखल है, पर उनमें से एक नहीं, सभी के द्वारा अनदेखी समझ के परे है। कबीरदास जी का ध्यान करते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती इलाके में अमरकंटक से नज़दीक कबीर चबूतरे का ध्यान आना एकदम लाजमी है। कहा जाता है कि संत कबीर ने तीर्थटन के दौरान इस स्थान पर तप किया था। तभी इस स्थान पर संत कबीर और सिखों के पहले गुरु नानक देव ने यहाँ बैठकर अध्यात्म पर चर्चा की। कबीर चबूतरे के पास एक कुंड है जिसे कबीर कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड की विशेषता यह है कि प्रातःकाल इस कुंड का पानी दूधिया हो जाता है। कबीर चबूतरे में स्थित कबीर कुटी सतगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामखेड़ा जिला बालोद बाजार के अधीनस्थ है। 600 वर्ष पुराना आश्रम, जहाँ के व्यवस्था कबीर पंथ के वंश और गद्दी दामखेड़ा के आचार्य द्वारा नियुक्त महंती करते हैं। कबीर चेक पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ के केवची जाने वाले मार्ग में करीब 200 मीटर बाद ही बाएं हाथ की ओर जाने वाले रास्ते से नीचे उतरकर कबीर चबूतरे का परिसर पहुंच जाता है, जहां कबीर और नानक की यादें बसी हुई है। यहाँ आने पर आप चारों तरफ पहाड़ियों के संगम को देखकर रोमांचित हो उठेंगे। यहाँ विवाद और इसकी हकीकत सामने आती है तो हर किसी को यही कहना होता है कि इस जगह का विकास होना चाहिए, चाहे किसी और जगह का ना हो। कुंड परिसर में जब आप उतरते हैं तो भौगोलिक बसाहट के आधार पर सीधे सामने की ओर मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बाईं ओर डिंडोरी, जबकि दाईं ओर जिस जगह पर मूल कबीर चबूतरा स्थापित है
वहाँ बिलासपुर तथा दक्षिण दिशा में मुंगेली जिले की सीमा आती है। कोतवाल की बात यह है कि कबीर कुंड का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश के डिंडोरी के दावे में है, तो आधा भाग स्वभावतः बिलासपुर में आता है। सीमाएं भले ही अलग हो सूबों की, जिले की, इस आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को जरा सा कम नहीं होना चाहिए। लिहाजा यहाँ आने वाले लोग बिलासपुर की सीमा में स्थित कबीर चबूतरे को तो सामने अनूपपुर की पहाड़ियों को तो बाएं ओर कबीर कुंड की ओर निहारते हैं। यह बहुत सुंदर स्थान है। हालांकि इस जगह पर सीमाओं के चिन्हांकन का कोई व्यवस्था तो नहीं की गई है। आप भी उस वक्त दांतों तले उंगली दबा लेंगे जब आपको पता चलेगा जहाँ कबीर जी की खड़ाव रखी है वह आश्रम का आधा हिस्सा डिंडोरी मध्य प्रदेश में आता है, जबकि आधा बिलासपुर की ओर से काम कराया जा रहा है। श्रद्धालु पर्यटकों को सुविधा के लिए टाइल्स लगाई जा रही है। आधे आश्रम में इसलिए लगाया गया है कि आधे आश्रम में डिंडोरी मध्य प्रदेश शासन की ओर से सीमा होने का दावा ठोक दिया है। लिहाजा यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सीमा का पता टाइल्स से चलता है। जहाँ टाइल्स नहीं लगी है वह हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है और जहाँ टाइल्स लगी है वह छत्तीसगढ़ में। राज्य और जिलों की सीमाओं के बतलाने वाले करीब आधा दर्जन मुनेरे यहाँ इस परिसर में स्थित है, जबकि कबीर चबूतरे का समग्र क्षेत्र करीब 6 एकड़ में आता है। हमारी यात्रा को आज हम यहीं विश्राम देते हैं। पहले दिन की यात्रा अमरकंटक से लेकर कबीर चबूतरा, इसकी यात्रा की दूरी 6 किलोमीटर है। आज का पहला दिन माँ नर्मदा आध्यात्मिक परिक्रमा आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नर्मदे हर।